तो ये बेसिक वाला डिस्कशन अपन लोगों ने देख लिया था। कौन सा? ये, क्या है ऑडिट एविडेंस, क्या होता है ना? क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर क्या करता है, ऑब्टेन करता है, ताकि उसको सेटिस्फेक्शन आ जाए, और वो उसको डॉक्यूमेंट भी करता है ना, जिस पर उसका कंक्लूजन बेस होता है। ठीक है। विदाउट रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑडिटर कैन नॉट कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है ना? फिर अपन ने क्या देखा था? ये अपन ने दो क्लास हो चुकी है ऑडिट एविडेंस, एक ही हुई है ना। ऑडिट एविडेंस के साथ हमेशा क्या लाइन लगानी पड़ेगी आपको? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी मतलब कितने एविडेंस, क्वांटिटी। और अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, मतलब हाँ, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी, है ना। सोर्सेस क्या होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल। ज्यादा रिलायबल कौन सा होता है? किस बेसिस पर अपन लोग ये तय करते हैं कि कौन सा एक्सटर्नल कौन सा इंटरनल है? हाँ, हाँ, सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन, मतलब एविडेंस जहां पर ओरिजिनेट हुआ है। जैसे हमारा कोई एसेट, उसका परचेज बिल क्या है? एक्सटर्नल है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। फिर और कौन कौन से होते हैं? फॉर्म के बेसिस पर डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। 99% वो जो एविडेंसेस होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? डॉक्यूमेंट्री। अरे सर, ये फैन बंद कर दे, वो फैन बंद कर दो यार। रिमोट पड़ा है क्या इसी का? कर लो। ठीक है। ओरल एविडेंस, किसी व्यक्ति से गवाही मिल गई, वो क्या है? वो भी एक एविडेंस है। गवाही इज ऑल्सो एन एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन, कि आपने देख लिया, ऑब्जर्वेशन वाली टेक्निक से होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ईमेल देख लिया आपने कोई, या इसमें मैं बैंक का भी बोल सकता हूँ कि भाई अपने ऑनलाइन अकाउंट जो है वो लॉग इन करके, मतलब क्लाइंट के ही सामने देख लिया कि भाई बैलेंस जो है वो कितना है। ये क्लियर है ना? एविडेंस इज नॉट लिमिटेड टू रिटन और प्रिंटेड। एविडेंस किसी भी चीज से मिल सकता है, इस बात को समझो। मतलब तुम समझो, जिस भी बात को सुन करके, देख करके, कोई डॉक्यूमेंट देख करके, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ यार ये सही है ना, इस बेस पे मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये हुआ होगा, या ये सही है, ये इन्हीं का है, ये कंप्लीट है, जो भी असर्शन है आपका, है ना, तो क्या बोलेंगे अपन उसको? कि भाई वो आ, हाँ, वो ऑडिट एविडेंस। क्लियर है? तरीके क्या होते हैं ऑब्टेन करने के? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, क्या क्या है? सवाल स्पेसिफिक चलना। क्लियर है? ये है प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। याद रखना, आपको अगर कभी बोला जाएगा कि भाई एविडेंस क्या है, वो अलग मैटर है। कैसे ऑब्टेन किया जाएगा वो अलग चीज है। ये है कि कैसे ऑब्टेन किया जाता है एविडेंस। क्लियर है ना? इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स का भी होता है, फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, आप किसी भी प्रोसीजर को होते हुए देख रहे हो। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल क्या है? हाँ, फिजिकल इन्वेंटरी टेकिंग, स्टॉक काउंट। क्लियर है? इंक्वायरी, किसी से पूछताछ कर रहे हो आप, ठीक है ना। कॉन्फर्मेशन, रिसीवेबल से कॉन्फर्मेशन ले रहे हो, ठीक है ना। रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। मैं इसको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन लोग कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। एग्जाम्पल है इसमें इन्वेंट्री काउंटिंग, काउंटिंग, कि भाई ये इसमें बहुत डिटेल प्रोसीजर है वैसे भी। समझ आ रहा है कि स्टैंडर्ड भी है इसमें 801, जो कि बताता है कि कैसे आप इन्वेंट्री को चेक करेंगे, है ना। ऑडिटर का रोल बेसिकली गिनना नहीं होता है,
ऑडिटर का रोल क्या होता है? ऑब्जर्व करे। गिनता कौन है? क्लाइंट। आ रहा है समझ? ऑब्जर्व द फिजिकल स्टॉक काउंट। तो वहां पर मैं इंटरनल कंट्रोल भी देख रहा होता हूँ, और साथ में मैं क्या देख रहा होता हूँ कि जो काउंट हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ। मतलब सब्सटैंटिव और कंट्रोल दोनों टाइप की चीजें मैं देख रहा होता हूँ। क्लियर है ना? एक चीज याद रखना, पूरे ऑडिट में जब आप चेकिंग कर रहे हो, जिस भी चीज में वॉल्यूम, जिस भी चीज के बेसिस पर, जिस भी इंडिविजुअल चीज के बेसिस पर बहुत फर्क पड़ने वाला है ना ऑडिट में, उसका मैं वो भी चेक करूंगा, क्या कहते हैं, कंट्रोल भी। छोटे मोटे आइटम है ना, मैं उसका सब्सटैंटिव कर लूंगा। इंडिविजुअल कोई रिपेयर है, साल में 3 एंट्री है, मैं क्या ही उसका कंट्रोल देखूं? मैं 3 एंट्री, 3 वाउचर तो सब्सटैंटिवली उसको चेक कर सकता हूँ ना कि हाँ यार ये ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कितनी वैल्यू पे बात कराओ उससे जिसने किया रिपेयर, या जो भी, जिस भी तरीके से मैं उसका एविडेंस ऑब्टेन कर रहा हूँ। बेसिकली इन 3 चीजों का, 3 का तो मैं एविडेंस इंडिविजुअली ही ले लूंगा। कंट्रोल की वहां जरूरत पड़ती है, मान लो बताया था ना, 1 लाख ट्रांजेक्शन है, मैं कितने ही सैंपल निकालूं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला। आ रहा है समझ में? तो मुझे उन, और सबसे बड़ी बात कि भाई एंटिटी, अगर किसी चीज के सेल्स के 1 लाख ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो एंटिटी ने ये तो इंश्योर कर ही रखा होगा ना कि सही हो। जो भी चीज वॉल्यूमिनस होती है उसका कंट्रोल एंटिटी खुद ही एस्टेब्लिश करती है। एंटिटी थोड़ी चाहती है कि हमारी चीजें गलत हो। समझ में आ रहा है? तो जो भी वॉल्यूमिनस होता है उसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल लगा लेते हैं। याद रखो, हम लोग फॉर्मल वर्ड्स में बातें कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स के थ्रू ही होगा। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं, समझ में आ रहा है, वो भी जब बिजनेस कर रहा है ना, तो वो प्रॉपर इन चीजों को फॉलो कर रहा है। पर उससे तुम पूछोगे कि ये इंटरनल कंट्रोल क्या है, तो शायद वो ना बता पाए, क्योंकि सीखना एक्सपीरियंस से भी होता है। आ रहा है समझ में? हमारे पास उसके लिए ऑफिशियल टर्म्स क्लियर है। तो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा खरीद रहा है, मतलब अपना बिजनेस है, खूब बढ़ गया उसका बिजनेस, बहुत सारी परचेजेस करता है, तो फिर उसने एक बंदे को रखा और उसने बोला, उसको पूरा समझाया कि देख भाई ऐसे ऐसे परचेज करना, और वीकली मेरे को दिखाना पूरी परचेजेस। ये एक इंटरनल कंट्रोल उसने एस्टेब्लिश कर दिया है। आ रहा है समझ में? हम ऑफिशियली इसी को इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। तो ऐसे मत सोचना कि किसी छोटे बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल नहीं होता है। हर बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल होता है। समझ में आ रहा है? नाम अलग अलग हो सकता है। ठीक। तो इन्वेंट्री काउंट का ही हो गया। ठीक है। अब सैम्पलिंग। ठीक है। वाई सैम्पलिंग क्यों? पॉसिबल ही नहीं, मतलब सबसे मेन बात तो ये है कि भैया पॉसिबल ही नहीं। और अगर करने जाओगे तो फिर इम्प्रैक्टिकल है। इतना टाइम लग जाएगा कि उसकी रेलेवेंसी खत्म है फिर। आ रहा है ये समझ में? टेस्टिंग इज रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन, हेल्प्स इन एफिशिएंट एंड रिलायबल वेरिफिकेशन। मतलब थोड़ा सा पोर्शन चेक करते हैं जो हम मानते हैं कि यार ये रिप्रेजेंटेटिव है पूरे का। बताया था मैंने, चावल खरीदने गए तो थोड़े से निकाल दिया, ये चावल पूरी बोरी के रिप्रेजेंटेटिव है, इसको देख करके मैं पूरी बोरी चावल खरीदने वाला हूँ। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से ही ऑडिट होता है कि मैंने कुछ ट्रांजेक्शन देखे और उसके बेस पे मैं पूरे पे ओपिनियन अपना बना रहा हूँ। इट कैन बी रॉन्ग, समझ में आ रहा है, बट ऑडिटर मेक श्योर कि उसका जो ओपिनियन है वो गलत ना हो। क्लियर है? सिलेक्शन मेथड्स, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। देखो, हाउ टू सिलेक्ट सैंपल्स, कैसे हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल्स को। एक होता है मैथमेटिकली, समझ में आ रहा है, और एक होता है जजमेंटल। जजमेंटल मतलब ऑडिटर एक लेजर देख रहा है, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, समझ में आ रहा है, उसका कहना है कि ये 10वां वाला चेक कर रहा हूँ मैं, और ये 16वां वाला चेक कर रहा हूँ, और ये 25 वाला चेक कर रहा हूँ। वो खुद से जज कर रहा है। ठीक है। और एक है कि हमने कंप्यूटर में डाल दिया
कि 100 नंबर है, हमने उसको बताया कि हमको 5 रैंडम नंबर दे दे, उस नंबर के वाउचर में चेक कर लो। और कंप्यूटर में उठा करके 5 मुझे रैंडम नंबर्स दे दिए। अब कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लग रही है? ट्रिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। अरे बात समझ में, ठीक है। पर फिर भी तुमको क्या लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है, या कैसे किसी चीज में कुछ रेलिवेंस या कुछ ऐसा कि अरे यार ऐसे नहीं करनी चाहिए, या ऐसे क्यों करते हैं, जजमेंटल क्यों करते हैं सैम्पलिंग? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड, एक तो ये हो गया जजमेंटल, दूसरा जजमेंटल में ही और मान लो कि 10 ट्रांजेक्शन है, उसमें से दो बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है, तो वो मेजर पार्ट कवर कर रहा है ना उस लेजर का, तो वो तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा ना। नहीं आया समझ? टोटल 10 लाख के ट्रांजेक्शन, एक अकेला ट्रांजेक्शन 1.5 लाख का है, टोटल 50 ट्रांजेक्शन है, वो 1.5 लाख वाला तो मैं चेक करूंगा ही करूंगा ना। तो ये कंप्यूटर को थोड़ी ना फिर वो होगा, फिर तो मैं क्या करूंगा, ये तो जजमेंटल है ना। क्योंकि वो उसको जब मैं रैंडम फाइव बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि वो क्या करे। आ रहा है समझ में? तो फिर जजमेंटल तो रेलिवेंट लग रहा है, तो फिर स्टैटिस्टिकल क्यों है फिर? तो जजमेंटल ही होना चाहिए ना, अगर इतने प्रॉपर लॉजिक है जजमेंटल के लिए तो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जजमेंटल करो ना। ट्रांजेक्शन ज्यादा होने से जजमेंटल या उस पर क्या फर्क पड़ता है, रैंडम पे? आपको 50 चेक करने हैं, वो 50 सैंपल निकालने का जो तरीका है वो जजमेंटल या स्टैटिस्टिकल है, इससे क्या फर्क पड़ता है नंबर ऑफ वाउचर से? 50 में जजमेंट से भी निकाल सकता हूँ स्टैटिस्टिकल, इस मेथड के फर्क चेंज करने से क्या रेलेवेंस है? मतलब पॉइंट ये है कि जजमेंटल का मैंने तुम्हें लॉजिक बताया, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एग्जिस्ट ही क्यों करता है फिर? नहीं है तो भी तो मैं जजमेंटल कर सकता हूँ, मैंने बोला ना बड़े वाउचर्स चेक कर लूँ मैं कह रहा हूँ स्टैटिस्टिकल मेथड क्यों ही, सैंपल निकालने का। उसमें देखने पड़ेगा ट्रांजेक्शन मैं- स्टैटिकल में डायरेक्ट कंप्यूटर से करके वो ठीक है, पर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ जब मैं जजमेंटल कर सकता हूँ? जजमेंट पे काउंट काय को जजमेंटल कम टाइम कंज्यूमिंग हो, कंप्यूटर को रैंडम नंबर मत दो, उठा लो 65 हिसाब से। मैं कह रहा हूँ स्टैटिस्टिकल करने से क्या फायदा, मतलब क्या रिलेवेंस क्या है, क्यों ही है ये? मतलब जैसे ऑल्टर ने स्टैटिस्टिकल 5 रैंडम नंबर निकाल करके चेक किए, और एक ने 5 जजमेंटल किए, ठीक है ना। तो हमने जजमेंटल वाले को बोला हाँ चलो तुमने देख समझ के किया, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल वाले को हमने बोला कि भाई तुमने स्टैटिस्टिकल क्यों लगाया, तो उसका क्या जवाब है? हम ऑडिटर को चेक कर रहे हैं ना। देखो इसका हमारा रैंडम, मैं तो कंप्यूटर को दे रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, चलो कि उसमें तो वो स्टैटिस्टिकल में भी तो रैंडम हो सकता है ना, स्टैटिस्टिकल में जरूरी थोड़ी है कि पैटर्न पकड़े। नहीं ऐसे नहीं। अब देखो मैं बताऊँ क्या है, कि ऑडिटर बोलेगा कि भैया ये जो जजमेंटल वाला है, ये तो इसमें तो तुम शक कर सकते हो कि भी तुमने वो वाले वाउचर चुने जिसमें गलती ना हो। समझ में आ रहा है? मुझे तो 5 नंबर कंप्यूटर नहीं, मैंने तो वो बात चेक की, ताकि तुम मुझे ये ना बोलो कि मैंने चुन करके वो सैंपल सिलेक्ट किए जिसमें गलती ना हो। ऑडिटर पे दोष नहीं लग सकता अगर उसने रैंडमली किया है, स्टैटिस्टिकल किया है,
तो उस पे दोष नहीं लगेगा कि हाँ तुमने सैंपल चुने। अब भाई देखो, गलती जजमेंटल वाले ने की, मतलब जजमेंटल वाले ने चेक किया, क्या उसके में कल को मिस्टेक निकल सकती है? हाँ। और इसके में कल को मिस्टेक निकल सकती है, हाँ। समझ में आ रहा है? पर अगर कल को मिस्टेक निकली तो किसके ऊपर ज्यादा शक किया जाएगा? नहीं नहीं, कौन से वाले पे? समझ में आया? तो स्टैटिस्टिकल वाले के लिए ये प्रूव करना आसान होगा कि भैया देख लो, मेरा कोई हाथ नहीं था, मुझे कंप्यूटर ने जो दिए वो चेक, तुम चेकिंग देख लो मैंने अच्छे से की है कि नहीं, हर चीज का। तुम ऐसा समझो कि तुम ऑडिट पे गए हो और कैमरा चालू होकर रख गया है। अब जितने दिन तक ऑडिट चलेगा, तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हो, अरे समझ में, ठीक है ना, कुछ भी तुम प्लांट विजिट कर रहे हो, तुम हर चीज एक तरीके से क्या करना है तुम्हें, डॉक्यूमेंट करना है। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना? क्योंकि भाई आप हर चीज से ऑलमोस्ट जजमेंट ले रहे हो, तो आपको कल को जब आप पे सवाल आएंगे कि आपने ऑडिट कैसे किया, क्योंकि नॉर्मली कोई गलती नहीं निकलती, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑडिटर ही तो है ना। पर जब बड़े लेवल पे फ्रॉड या उस तरीके से हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? फिर बात आती है ऑडिटर पे। अब रिसेंट वाला केस बताया था, इंडस बैंक वाला, आ रहा है समझ में? 2024 के पहले कुछ ट्रांजेक्शन हुए थे, वो रिपोर्ट नहीं हुए, लगभग 1600 करोड़ का था। बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ रहा है? लेकिन है अच्छा खासा यार। आ रहा है समझ में? और ऑडिटर पे तो सीधे सीधे बात आई। अब ये चेक होगा कि उसने नेग्लिजेंस दिखाई कि नेग्लिजेंस दिखाई कि नहीं। ठीक है। इंपॉर्टेंस, प्रॉपर सैम्पलिंग रिड्यूसेस डिटेक्शन रिस्क। तो अब ये पूरा कनेक्टेड है, अगर आपको याद हो। इन दोनों का आप कंबाइंड असेसमेंट करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि एआर को इतना कम हो जाए जो कि एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए, है ना? रिस्क आपका डिफाइन होता है मटीरियलिटी के लेवल से, कि उसके ऊपर के मिस स्टेटमेंट आपके लिए क्या होंगे, मटीरियल। ये डिटेक्शन रिस्क आप क्या करते हो, प्लान, क्योंकि ये इसका आप सिर्फ क्या कर सकते हो, असेसमेंट, है ना? ये सब सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। डिटेक्शन ज्यादा करते हो तो डिटेक्शन रिस्क कम होता जाता है। ये इतना कम करना है कि इसके कारण ऑडिट रिस्क जो है वो कम होने लग जाए। तो इतनी चेकिंग तुमको करनी करनी है कि ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल पर आ जाए। अगर कंपनी के खुद के इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क बहुत लो है, तो फिर ऑडिटर का काम जो है वो काफी आसान हो जाता है। आ रहा है समझ में? फिर उसको डिटेक्शन उतना नहीं करना पड़ता। Inappropriate sampling can increase the likelihood of undetected errors, raising overall audit risk. सैंपल अगर तो आपने गलत तरीके से किए तो फिर ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क की ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देगा जब मटेरियल मिसस्टेटेड हो। मटेरियल मिसस्टेटेड है और आपने बोल दिया कि नहीं। क्लियर है ना? फिर बैलेंसिंग ऑडिट रिस्क, द रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द materially misstated financial statements, है ना? डिटेक्शन रिस्क की ऑडिटर ढूंढ ना पाए, है ना? एविडेंस और सैम्पलिंग का क्या असर पड़ता है? देखो, रिलायबल एविडेंस एंड वेल चोजन सैंपल हेल्प मिनिमाइजिंग डिटेक्शन रिस्क, प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अरे यार, ये तो इंट्रोडक्शन में ही अपन लोगों ने पढ़ लिया है एक्चुअली। वही मैं सोच रहा था कि थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में है, ठीक है ना? अभी इसकी डिटेलिंग जो है वो चालू हुई है। तो मुझे ये बता दो, कल तक कहाँ तक कर लिया था, उसके आगे से करेंगे? ये कर लिया था तुमने, है ना? नहीं, नोट्स, इसी नोट्स के हिसाब से, इस नोट्स के हिसाब से नहीं किया था ना, ये तो अभी मिले। नहीं नहीं, ये दूसरे हैं। लास्ट ईयर वाले। हाँ, देख लेते हैं ना। 1.5.3,
1.5.3 हो गया था ना? नहीं स्टार्ट करना था। ओके, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट ऑन सफिशिएंसी। मैंने बताया था कि ये हर एक टॉपिक अपने आप में एक सवाल है। ये क्लियर है ना? चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स जजमेंट ऑन सफिशिएंसी। ऑडिटर को बोला जाता है क्या? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये आ रहा है समझ में? आपको वो ऑडिट एविडेंस कैसा लेना है? सफिशिएंट। कितना होता है सफिशिएंट? ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है ना? 1,000 वाउचर है, कितने चेक करो? क्योंकि सफिशिएंसी नंबर ऑफ सैंपल से क्या, मैं फिर अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकता हूँ कि एक, क्या 1,000 वाउचर है, टोटल वॉल्यूम इसका 10 लाख का है, तो मैं इतने वाउचर चेक कर जाऊं कि 2.5 लाख रुपए का कवर हो जाए। 10 लाख का है ना, तो 2.5 लाख कम से कम कवर हो जाए, मैं इतने सैंपल चेक करूँ। ये क्लियर है ना? तो देखो, सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी। ऑडिटर का जजमेंट ऑन हाउ मच एविडेंसेस टू कलेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। किन चीजों पर निर्भर करता है कि ऑडिटर कितने सैंपल निकालेगा? पहला है मटीरियलिटी। ठीक है ना? इसको तुम इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। याद रखना, मटीरियलिटी लेवल अलग है और सिर्फ वर्ड मटीरियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है मतलब वॉल्यूम में, नेचर में, किसी भी तरीके से अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा चेक करूंगा। आ रहा है समझ में? तो मेरा ज्यादा सैंपल चेक करूंगा तभी सफिशिएंट मेरे लिए होगा। सिग्निफिकेंस कितनी है ना, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर। अच्छा, मटेरियल, ये अब लेवल की बात कर रहा है, ये लेवल की बात कर रहा है ना? मटेरियलिटी का लेवल लो होना मतलब कि मोर एविडेंस चेक करना। ये पता है कि नहीं पता है? पहले ये तो बताओ, इसका मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी का लेवल लो होना मतलब, नहीं 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 नहीं, ये तो दूसरा हो गया ना। वो तो ठीक है, वो तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, लेकिन हाँ, उस बात उसी की कर रहा हूँ। देखो समझो, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है ना, तो वो एक मटीरियलिटी का लेवल सेट करता है। एक तरीके से ऐसे समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख, तो 5 लाख क्या है? लेवल ऑफ मटीरियलिटी, है ना? इसका मीनिंग ये है कि ऑडिटर ये कंसिडर कर रहा है कि 5 लाख के ऊपर मैं क्या मानूंगा? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अगर मेरी गलतियां 5 लाख के ऊपर जाती हैं तो मैं उसे क्या कंसिडर करने वाला हूँ? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि मेरा मटेरियल स्टेटमेंट का लेवल जो है, मटेरियलिटी का लेवल 3 लाख है, तो मतलब मैं क्या मान रहा हूँ कि 3 लाख से ऊपर की जो गलतियां हैं वो मटेरियल हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? तो मैं ज्यादा चेकिंग कब करूंगा? जब 5 लाख मटेरियलिटी होगी या जब 3 लाख होगी? लोअर मटेरियलिटी मतलब कि तुमको ज्यादा एविडेंसेस चेक करने पड़ेंगे। क्लियर है ये? हायर मटेरियलिटी मतलब छोटे मोटे एरर्स जो हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोअर मटेरियलिटी मतलब ज्यादा चेकिंग। क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन से फैक्टर से हम ये तय करते हैं कि हमको ज्यादा एविडेंस चेक करने हैं या कम? तो दूसरा, पहला हो गया कि इंपॉर्टेंट कितना है ना? दूसरा हो गया कि गलती होने के चांसेस कितने हैं। आ रहा है समझ में? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसमें दो चीजें आती हैं, है ना? दो चीजों के पैरामीटर होते हैं, एक होता है लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड। मतलब गलती होने के चांसेस कितने हैं, पहला। दूसरा फैक्टर, अगर गलती हुई तो फर्क कितना पड़ेगा। पहला, गलती होने के चांसेस कितने हैं। दूसरा, गलती हुई तो कितना फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को मैं देखता हूँ और उस बेसिस पर मेरा रिस्क असेस होता है। तो अगर गलती होने के चांसेस ज्यादा है तो क्या होगा? ज्यादा सैंपल चेक करने पड़ेगी। ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है ना 1.5.3 वाला, ये किस बात पर है?
sufficiency of formula. तुम्हें कितने सैंपल लेता है, आ रहा है ये समझ में, है ना। मैं कितने सैंपल निकालू ये मैं किसके बेसिस पर तय करता हूँ, इंपॉर्टेंस के बेसिस पर, गलती होने के बेसिस पर, है ना। तो अगेन सारा रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क दोनों बेसिकली किसको बताते हैं, गलती होने के चांसेस। इनहेरेंट मतलब कि वो ट्रांजेक्शन ही ऐसा है कि गलत हो जाता है, जैसे प्रोविजंस जितने भी हैं सब में इनहेरेंट रिस्क रहता है कि वो गलत हो जाए। अरे समझ में। कंट्रोल रिस्क का मतलब आपने कंट्रोल लगाया, स्टिल हो सकता है कि कंट्रोल अपना ऑब्जेक्ट तो पूरा ना कर पाए और फिर मटेरियल में स्टेटमेंट हो जाए। अरे समझ में, तो होता है कंट्रोल रिस्क। ठीक है। इसका एविडेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रिस्क कम है तो एविडेंस कम चाहिए, रिस्क ज्यादा है तो एविडेंस ज्यादा चाहिए। रिस्क मतलब गलती होने का रिस्क, नहीं आया समझ में, है ना। ऑडिटर के लिए यही, ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मटीरियल में से स्टेटमेंट क्लियर। डिटेक्शन रिस्क क्यों नहीं बोल रहा, यही तो है डिटेक्शन का प्लान। अभी डिटेक्शन हुआ का है, ये ऐसा। हम अगर ये तय कर लें कि सफिशिएंट कब होंगे, इसका मतलब ये प्लानिंग अवर डिटेक्शन। तो डिटेक्शन रिस्क तो अभी वल्नरेबल है ना, मैं चाहूं तो उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किन फैक्टर्स पे ये तय होता है कि, कितनी ज्यादा है fundamental. बिल्कुल है ना। पहला हो गया मटीरियलिटी इंपॉर्टेंस, दूसरा हो गया है ना गलती होने के चांसेस, तीसरा कि पूरे अकाउंट्स में जिस चीज का एक्चुअली, ये थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, मटीरियलिटी, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर उस पर्टिकुलर का अमाउंट ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और अमाउंट और नेचर वही वाली बात है, एक्चुअली मटीरियलिटी को भी मैंने वैसे ही डिफाइन किया हुआ है, क्लियर है। तो पहले वाले को ये समझ लो कि पहला वाला जो है वो मटीरियलिटी लेवल हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, एक तरीके से इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। मतलब आपने ओवरऑल कितना अपना मटीरियलिटी का लेवल रखा है वो फर्स्ट पॉइंट है, समझे। मटीरियलिटी का लेवल का मतलब क्या होता है कि मैं कितनी चेकिंग, कितने के ऊपर मैं मानूंगा कि अरे अरे तो मैं सस्टेट हूँ, कितने के ऊपर, कितनी गलती के ऊपर मैं बोलूंगा कि अरे भाई अकाउंट सही नहीं। इसको ना एक और वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, टॉलरेंस कितनी है मेरी, कितनी गलतियां मैं सह सकता हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है मटीरियलिटी लेवल के लिए, कि मैं कितनी गलतियां सह सकता हूँ। तो मैं अगर कम गलतियां सह सकता हूँ तो मुझे चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं अगर ज्यादा गलतियां सह सकता हूँ तो मुझे चेकिंग कम करनी पड़ेगी। ये जो है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये क्लियरली क्या कह रहा है कि भैया जो लेजर बहुत ज्यादा बड़ा है उसके ज्यादा सैंपल आपको करने ही पड़ेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। फिर नेचर के बेसिस पर एग्जांपल, जैसे कंस्ट्रक्शन डिस्कशन पर, नेचर के बेसिस पर कैसे तय करोगे, हाँ। नहीं नहीं, इसके अलावा तो कोई सा, नेचर के बेसिस पर इम्पोर्टेंस, नेचर के बेसिस, तुम तो अमाउंट बोल रहे हो, इसको मत पढ़ो, ऊपर देखो। नहीं मैं तो अलग बताऊंगा ना, मैं गलत लगे तो बोलना ना, मैं अलग ही बताऊंगा। मैं डिस्कस कर चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूँ, सुन के शायद याद है। जैसे कि पीएफ वगैरह की पेमेंट जो आपने कलेक्ट कर रखे हैं, गवर्नमेंट टैक्स वैक्स की पेमेंट, उसका अमाउंट से मतलब नहीं है,
वो कम अमाउंट भी हो, तो भी और वो लीगल कंप्लायंस वाली बात है। तो वो चीज नेचर में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तरीके से क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां भी मेरे नंबर ऑफ सैंपल विल बी मोर। नहीं आया समझ में? देखो ये ना, ये एक वन ऑफ द वेरी रेगुलर क्वेश्चन है, और ये जो है ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर है उस रेगुलर क्वेश्चन का। ये वाला बहुत क्लियर समझ में आने के हिसाब से है कि जैसे सवाल ये है कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट कर रहे हैं बेटा। मतलब किन फैक्टर्स के बेसिस पर ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि मुझे ज्यादा सैंपल चेक करना है या कम। अब ये बात इंग्लिश में सवाल के रूप में कैसे भी आ सकती है। आ रहा है समझ में? मेनली फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर जजमेंट ऑन सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो तीन ब्रॉड फैक्टर है, मटेरियल, कितनी गलतियां मैं सह सकता हूँ, सेकेंड रिस्क, और तीसरा नेचर। साइज एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब लेजर के अमाउंट को, अमाउंट को ही बोल रहे हैं। पॉपुलेशन मतलब कितने लेजर्स हैं, कितना अमाउंट है, उसी को पॉपुलेशन बोला जा रहा है। कितने नंबर ऑफ वाउचर है उसको पॉपुलेशन बोला जा रहा है। पॉपुलेशन में से ही हम लोग सैंपल चुनते हैं। यही बात अभी अपन लोग करेंगे, है ना। और इन तीनों के अंदर में बहुत डिटेल में हम लोगों ने सारे पॉइंट्स जो है वो देखे। आ रहा है समझ में? है ना। मटीरियलिटी लोअर होगी तो क्या, हायर होगी तो क्या। ठीक है। आरएमएम, है ना। रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट, और फिर अगर वो हायर होगा तो क्या, लोअर होगा तो क्या, और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत क्लियरली एग्जामिनर को आपका आंसर जो है वो दिख जाएगा कि इसका क्या है। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस में अगर 4 नंबर का है तो यू कैन स्कोर 4 आउट ऑफ 4। और बहुत रेयर होता है ऑडिट में किसी थ्योरी क्वेश्चन में आपको इतने परफेक्ट मार्क हो पाए। अरे समझ में? लेकिन इसमें बहुत फिक्स्ड है, मतलब इसमें और चीजें हैं ही नहीं। ये क्लियर है? ठीक है। और ये मॉड्यूल से उठाया तो कोई चिंता की बात वैसे भी नहीं। ठीक है। चलो अब सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस की अपन बात करें तो, है ना, सोर्स के बेसिस पर अपन एविडेंस को कैसे बोल सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। और सोर्स अपन किस बेसिस पे बोल रहे हैं, जहां पर वो जनरेट हुआ है। ठीक है ना। ऑडिट एविडेंस कैन कम फ्रॉम वेरियस प्रोसीजर्स एंड सोर्सेस, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है ना। एविडेंस फ्रॉम टेस्टिंग, काउंटिंग, रिकॉर्ड्स। मीनिंग समझ गए, है ना, सोर्सेस का। ठीक है। अब देखो, एविडेंस फ्रॉम टेस्टिंग, अकाउंटिंग, रिकॉर्ड्स, ये इंटरनल की बात है एक तरीके से। एग्जामिन रिकॉर्ड्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड रीजनेबलनेस। री परफॉर्मेंस मतलब कि जो क्लाइंट ने प्रोसीजर लगाए वही आप लगा रहे हो। जैसे कि टोटलिंग करना, किसी चीज का परसेंटेज, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, बीआरएस बनाना, ये सब आप ही कर ले रहे हो, है ना। और रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन मतलब एक ही चीज का अमाउंट जो दो अलग अलग जगह से आ रहा है उनको मिलाना कि सेम दिखा रहा है कि नहीं। जैसे इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हो सकता है कि इन्वेंट्री वाले एरिया में भी हो और बुक्स में भी हो, तो मैं उसका रिकॉर्ड और इसका रिकॉर्ड मिला दूंगा कि हाँ ये बराबर है, मतलब ये हो गया रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का मतलब एक ही चीज का अमाउंट दो अलग अलग जगह आ रहा है, उन दोनों जगहों को देख लो, जैसे कि बैंक का करते हैं। वही हमारे पास कितना पैसा बैंक में पड़ा है, उसका एक हिसाब हमारे पास है, एक हिसाब बैंक के पास है। तो उन दोनों को मिलाना मतलब क्या, रिकंसिलेशन। बैंक भी उसका हिसाब रख रहा है, मैं भी रख रहा हूँ, दोनों को मिलाना मतलब रिकंसाइल करना। ये क्लियर है? आउटकम, ठीक है। इट कंफर्म्स इफ रिकॉर्ड्स आर internally consistent and agree with the final financial statements। ठीक है ना। अह, ठीक है, ये देखो ये अलग सी बात है वैसे, एविडेंस फ्रॉम टेस्टिंग, अकाउंटिंग, रिकॉर्ड्स। ठीक है ना। सोर्सेज वाला जो है वो मेरे हिसाब से एक लाइन में खत्म हो गया है, और ये अलग से है, एविडेंस फ्रॉम टेस्टिंग, अकाउंटिंग, द रिकॉर्ड्स। ठीक है।
तो जब मैं, ये एक अलग सवाल है, वही 3 नंबर का अगर आता है तो ये सवाल क्या है कि जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं तब आप मेनली क्या क्या चेक करते हैं? तो ये 3 चीजें चेक करते हैं कब? जब हम एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं। हर चीज बेटा एक अलग सवाल है, आ रहा है समझ में? मैं ऑडिट में बहुत सारी चीजें करता हूँ। तो जब मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली उसमें क्या क्या करता हूँ? एनालिसिस रिव्यू, है ना, कि भाई जैसे कोई पॉलिसी लगाई, कंसिस्टेंसी मतलब पिछले साल जिस तरीके से कर रहे हैं इस बार भी इस तरीके से किया है, इस बार चेंज किया तो सवाल कर लेगा ऑडिटर कि भैया इस बार तुमने चेंज क्या कर दिया। रीजनेबलनेस मतलब जो जिस रीजन से उन्होंने चेंज किया है वो सही नहीं। नहीं, रीजनेबलनेस की चेकिंग क्या होती है? पूरा स्टैंडर्ड है ऐसे 540 इस पर। एक्सप्लेन नहीं करता। वो तो करना ही पड़ेगा ना, एग्जाम में नंबर कैसे मिले? वाइवा थोड़ी हो, लिखना ही पड़ेगा। करो, आर्टिकुलेट करो। हाँ विनय, रीजनेबलनेस की चेकिंग का मीनिंग पता है कि नहीं पता है बताओ? हम लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं इसको, रीजनेबलनेस को। देखो एक चीज समझो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो बेटा ये गुनाह है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ऑडिट में हम लोग करते ही हैं रीजनेबल एश्योरेंस। तो आपको रीजनेबल वर्ड का मीनिंग जो है ना, नॉट एब्सोल्यूट और जनरल। वो ठीक है, वो तो ऑडिट के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना। पर ये रीजनेबल वर्ड को ही आप, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। हाँ ये है। तो तुम्हारे पास तो भाई ओपन है ना, तुम हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल कुछ भी, अभी तो क्लास में पूछ रहा हूँ ना मैं, कैसे भी डिफाइन करो, एक एनालॉजी ले लो। ऐ थोड़ी कि मैं उसकी बुकिश डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, बट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू। हाँ चलो अच्छा मैं बताऊँ, नहीं ट्राई कर रहे तुम, ये वाला बनना चाहिए अगली बार से, याद रखना इसको, ठीक है? देखो मैं सेम बताता हूँ, तुम्हें याद आएगा मैंने क्या बताया। कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे, याद आ रहा है कुछ? तो आप भले ही उतने अच्छे डॉक्टर नहीं हो कि आप वो चेकिंग कर लें, दूसरे लोग पर आप ये जरूर बता सकते हो कि वो डॉक्टर अच्छा है कि नहीं। ये आप कैसे बता पाते हो? मेरे डॉक्टर से कंपेयर है ना? और आप कंपेयर क्या करते हो? ट्रीटमेंट। कि नॉर्मली कोई भी जो है डॉक्टर वो क्या करता है, तो जो भी चीजें नॉर्मली डॉक्टर करता है इसको बोलते हैं कि रीजनेबली, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन रीजनेबली अप्रोक्सीमेटली ये तो करते ही है, इतना तो रहता ही है। अरे समझो, मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? एक एंटिटी के पास फिक्स एसेट है 10 लाख, ठीक है, 10 साल से। उसका रिपेयर का खर्चा इस साल जो है 11 लाख है। क्या लग रहा है इसमें? समझ में आ रहा है ना? दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 10 लाख का एसेट, एक 11 लाख का रिपेयर, बहुत ही अनरीजनेबल है ये तो। अरे कोई भी चीज तुमको महंगी लगती है तुम अनरीजनेबल नहीं बोलते। समझ में आ रही है बात? सोच करके देखो, है ना? कोई भी चीज अगर मान लो कि बहुत महंगी रहती है तुम क्या बोलते हो? अनरीजनेबल। मैं कह रहा हूँ तुम कोई नई चीज लो, उसका भी रेट सुन करके, जो जो पहले प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसका भी प्राइस सुन करके तुम उसको रीजनेबल या अनरीजनेबल के पैरामीटर पे कर सकते हो। क्योंकि हम एनालॉजी किसी भी चीज से पकड़ सकते हैं कि भाई कितनी वैल्यू किसी चीज से क्रिएट होती है, इतना काम है
लेकिन इसके लिए इतना खर्चा थोड़ी करेंगे। मैं आपको रीजनेबल वर्ड को डिफाइन कर रहा हूँ कि रीजनेबल हर यू आर नॉट बिहेविंग रीजनेबली। ये रीजनेबल नहीं है यार आपका बिहेवियर। मतलब, तो रीजनेबल इज द बाउंड्री कि आप इतना कम कर लो, ज्यादा कर लो, लेकिन एक लेवल होता है जिसके ऊपर अगर आप चले गए तो वो क्या कहला जाता है? अनरीजनेबल। ये ऐसा नहीं। ठीक है, समय रहने पे केस क्यों हुआ? सब लोग कर रहे हैं ना कॉमेडी, तो अनरीजनेबल के लिमिट्स क्रॉस है। नहीं ऐसा नहीं। रीजनेबल समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? ठीक है, तो है ना, तो ये है रीजनेबलनेस। जब मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करूंगा तो मैं देखूंगा कि अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं। अनयूजुअल हुआ यानी वो अमाउंट रेगुलर है कि नहीं। अगर वो अनयूजुअल है मतलब कि वो अनरीजनेबल है। रीपरफॉर्मेंस, इसमें बीआरएस का एग्जांपल हमेशा ले लेना। हाँ, नहीं नहीं, रीपरफॉर्मेंस में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीआरएस एंटिटी बनाती है, ऑडिटर खुद भी बना लेता है कि भाई हम ही बनवा लेते हैं। आ रहा है समझ में? वो क्या कहता है, वो क्या हुआ, रीपरफॉर्मेंस, कि जो कैलकुलेशन या कुछ किए एंटिटी ने, हम भी वो करके ही देख ले रहे। रिकंसिलिएशन, मैचिंग, है ना। ठीक है, कंपेयरिंग वेरियस जर्नल लेजर एंड स्टेटमेंट। ये क्या है? जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर रहे हो तो क्या क्या चेक करना है? देखो, एक चीज समझना, आपको कंटेंट स्पेसिफिक होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ आपसे बात करूंगा। जब मैं आपसे मान लो मैं आपसे बोलूंगा क्या है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या चेक करोगे, तुम्हारे पास इतनी वैरायटी है ना आंसर के लिए। तुम बोलोगे कि मैं जर्नल लेजर चेक कर लूँ, समझ में आ रहा है, मैं वाउचर चेक कर लूँ, कुछ भी आंसर हो सकता है ना। और वो सब सही होंगे, पर एग्जामिनर नंबर नहीं दे पाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके पास स्टैंडर्ड आंसर कौन सा होगा? ये वाला। क्या ही क्लियर है? ये ध्यान रखो। कोरोबरेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस, है ना। मोर assurance, consistent evidence from diverse or independent sources increases reliability। मतलब कोरोबरेशन का मतलब क्या होता है? ये सारे टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जो तुमको ऑडिट में यूज करने रहते हैं एग्जाम में लिखते समय। कोरोबरेट करना या कोरोबरेशन, ये क्या कहलाता है? बहुत जगह यूज होता है ये। इसमें लिख लो एडिशनल एविडेंस। आप कोई भी चीज चेक करते हैं, आपको कोई एविडेंस मिला, कुछ भी ऐसा हुआ, तो आप उसको कहीं किसी दूसरी जगह से कोरोबरेट कर लेते हैं। आ रहा है ये समझ में? आप उस चीज को किसी और जगह से क्या कर लेते हो? कोरोबरेट। मतलब आपने कोई चीज चेक कर ली है, फिर भी आप क्या कर ले रहे हो? ऐसे चलते फिरते किसी और से पूछ लिया कि हाँ यार ये सही है ना। वो क्या हो गया? जनरली कोरोबरेशन में आपको किसी से इंक्वायरी टाइप का ही का एग्जाम्पल दिया रहता है इसमें नॉर्मली। क्लियर है ना? तो देखो, इसमें जो है ना शॉर्ट में दिया है, इसलिए मेरी बातों के साथ कनेक्ट करोगे तब ये रिलेट एकदम होगा। ठीक है ना? इसमें मैंने कीवर्ड्स इंक्लूड करे हैं ताकि तुम्हें एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी। कंसिस्टेंट एविडेंस फ्रॉम डाइवर्स और इंडिपेंडेंट सोर्सेस इंक्रीजेस रिलायबिलिटी। क्लियर है? ठीक है ना? कंफर्मिंग इंटरनल रिकॉर्ड्स,
एग्जाम्पल मिनट्स ऑफ मीटिंग विद विद इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन। क्लियर है ये? है ना, मिनट से मीटिंग के सबूत है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री। क्या बोल दे रहे हो आप कि हाँ यार ये मीटिंग हुई 3 लोगों की, किसी से पूछ लिया चलते फिरते, बोले अरे कहाँ, खाली पड़ा है और 3 महीने से। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है ये, जैसा मैंने ये मीटिंग वाला बताया ना, ये बहुत जगह पे क्या होता है कि नकली ही रहते हैं। आ रहा है समझ? लेकिन जब वो बुक में लिखेंगे तो फिर वो वैसे नहीं कर सकते ना। और लिस्टेड विस्टेड में नकली नहीं हो सकता। प्राइवेट एंटिटी वगैरह रहती है ना, मीटिंग नहीं करते हैं वो, और वो मिनट्स बना लेते हैं। और ऑडिटर के लिए वही काफी है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, क्योंकि वो अगर मान लो डेली मिलते हैं, ऐसे बात हो जाती है, तो वो फॉर्मल तरीके से नहीं करते। कंपनी एक्ट में लिखा है कि नहीं नहीं, मीटिंग के पहले नोटिस। ये वाला तुम लोगों ने एक्चुअली में पढ़ा नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा है क्योंकि तुम लोगों ने जनरल मीटिंग पढ़ा है। समझ में आ रहा है? और मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड मीटिंग की, जिसके सेक्शन आगे हैं। समझ में आ रहा है? वो फाइनल वाला है। तुम लोग को 148 तक था ना सेक्शन, तो 149 के बाद 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और बोर्ड मीटिंग का आगे है। ठीक है, चलो। इंडिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑलवेज मोर रिलायबल। जब हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, किसी थर्ड बंदे ने बोल दिया कि रे सही है, तो हम ज्यादा मान लेते हैं, क्योंकि मेनली ये चेकिंग काय की, ऑनेस्टी की। आ रहा है समझ में? अगर एफिशिएंसी की चेकिंग है, तो थर्ड पार्टी का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। क्यों? तुम जानते ही नहीं हो, तुम कहाँ से बोल रहे हो? जो है एंटिटी में वो बता पाएगा ना एफिशिएंसी, या यूजर बता पाएगा। अगर तुम कस्टमर हो तो ठीक है, ऑनेस्टी कोई थर्ड पर्सन बता देगा तो सबसे अच्छा रेलेवेंस है, सबसे अच्छा मतलब एविडेंस के लिए वही रेलेवेंट। ठीक है। थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन। आप डेटर चेक कर रहे हो, डेटर से ही पूछ लो। क्रेडिटर चेक कर रहे हो, क्रेडिटर से ही पूछ लो। वो, उसको झूठ बोलने में कोई वो नहीं है। मतलब उसको झूठ बोलना है तो उसको एंटिटी के साथ मिल करके प्लान करना होगा कि हाँ भाई कितना बताना है, तुम कितना बता रहे हो। फिर उसको अपने रिकॉर्ड व्यू करने पड़ेंगे। इतना नहीं करता कोई। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, वो अपने रिकॉर्ड मैनिपुलेट करेगा तुम्हारे ऑडिट के चक्कर में, कभी भी नहीं। समझ में आ रहा है? और दूसरा कि ये इंडिविजुअल, उससे कोई फायदा भी ऐसे होने वाला नहीं, अनटिल अनलेस आप कोई बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हो। आ रहा है समझ में? देखो एक चीज समझना, आम तौर पर सिर्फ छोटी मोटी गलतियां ही होती है। समझ में रहे? फ्रॉड कभी भी होता है ना, तो समझ लो कि छोटा मोटा नहीं होता। छोटा मोटा फ्रॉड हमेशा एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड होगा, जो कि आप अच्छे से ऑडिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब अगर कोरॉबरेट करोगे उसमें, क्योंकि एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो कभी भी पूरा ओवरऑल मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो फ्रॉड होता है, वो मैनेजमेंट ही उसके लिए केपेबल होती है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो फ्रॉड होता है वो चोरी चकारी के पॉइंट ऑफ से हो सकता है। आ रहा है समझ में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत दिखाने का तो ऑब्जेक्टिव ही किसका होगा? मैनेजमेंट। है ना। एनालिस्ट रिपोर्ट। तो एनालिस्ट रिपोर्ट कैन शो एक्सटर्नल व्यूज ऑन कंपनी और इंडस्ट्री ट्रेंड। ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो गए। और कंपेरेबल कॉम्पिटिटर डेटा। बेंचमार्किंग मतलब, वेरी गुड, स्टैंडर्डाइजेशन। आ रहा है समझ में? बेंचमार्क वर्ड मतलब स्टैंडर्ड उसके साथ जोड़ देंगे। क्लियर है कि हम इसको बेस लेकर के चल रहे हैं। ये जो बात है ना, देखो सब कनेक्टेड बात है, तुम रिलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे 520 जो है, उसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में मेनली हम कंपैरेटिव चेकिंग करते हैं। पिछले साल से कंपेयर कर लिया, बजट से कंपेयर कर लिया, और तीसरा है सिमिलर इंडस्ट्री से कंपेयर कर लिया। तो आपको बहुत सारी चीजें ना ऐसे इंटरमिंगल मिलेंगी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। देखो स्टैंडर्ड्स जो है ना, ठीक है, तो रोज 5 याद करो बस। 40 भी नहीं है टोटल। समझ आ रहा है? तो मतलब कितने जाएंगे? एक हफ्ते में जाएंगे।
आ रहा है समझ में? ठीक है, रोज 5, सिर्फ 5, सिर्फ 5। नहीं, मैं पूरे स्टैंडर्ड नहीं, नाम याद रखने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नाम। तुम लोग ज्यादा एक्सपर्ट वो कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि नंबर लिखोगे ना, ऑथेंटिसिटी आंसर की बहुत बढ़ जाती है। समझ रहे? आप किसी भी व्यक्ति से कोई बात बोलो, समझ रहे, तो वो नॉर्मली क्या बोलता है, कहाँ लिखा है। और अगर आप किसी व्यक्ति को बताओ कि भाई ये देखो, ऐसा ऐसा करो, यहाँ लिखा है, तो फिर उसके पास कोई बोलने के लिए नहीं रहता, क्योंकि अब आपकी बात क्या हो गई है, ज्यादा ऑथेंटिक। कोई व्यक्ति कितना भी सही बोल रहा हो, पर अगर वो सोर्स नहीं कोट कर पा रहा, तो हम उसकी बात पर रिलाय कैसे करें? हमें क्या पता कि वो बात सच है कि भी झूठ है। आ रहा है समझ में? ठीक है। क्यों घर वाले वगैरह कुछ भी अगर देख लेते हैं व्हाट्सएप पे और बताते हैं, तो अपने को गुस्सा क्यों आता है, कह रहे यार क्या है ये। आ रहा है समझ में? क्योंकि उनके सोर्सेज रिलायबल नहीं, किसी ने भी रैंडम भेजा, उनने किसी से भी उठा करके फॉरवर्ड कर दिया, चिंता करने लग गए फालतू। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो ये तो खैर बिल्कुल ही वो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, स्टैंडर्ड के नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो टू गैदर enough valid information to form a reasonable basis for the auditor's opinion. ठीक है, क्या ये? प्रोसीजर। ठीक है ना, कि इतने इनफ कर लो। ठीक है, कि अपना ओपिनियन बना पाओ। अब इतने इनफ बेसिकली वो वाली बात है, कौन सी? सफिशिएंसी, सफिशिएंसी, है ना? ठीक है, पर यहाँ हमारा फोकस क्या है? प्रोसीजर्स। ये एक्चुअली अब भी डिस्कस किया मैंने तुम्हारे साथ, ये वही है। इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, इंक्वायरी। ठीक है। ये है वो तरीके जिनके थ्रू ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए जाते हैं। प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मैं अगर मैं पुराना याद करूँ ना, मतलब अभी रिसेंट के कुछ अटेम्प्ट्स में छोड़ दूं, समझ में आ रहा है, उसका मैंने एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अभी पैटर्न वगैरह सब चेंज हुआ है। तो इससे ज्यादा बार मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा आते हुए। आ रहा है समझ? टेक्निक्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, अलग अलग नाम से ये आया हुआ है, क्योंकि ये वैसे भी सबसे कॉमन बात है। मतलब तुम एक तरीके से ये कह रहे हो कि यार ऑडिट कैसे करते हैं, यार हम इंस्पेक्ट करते हैं, हम रिकैलकुलेशन करते हैं, रीपरफॉर्म करते हैं। मतलब एग्जैक्टली तुम ऑडिट डिफाइन किसी को करोगे तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक प्रोसीजर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोसीजर तुम करते क्या हो। तो भाई हम इंस्पेक्शन करते हैं। क्या मतलब इंस्पेक्शन में क्या करते हो? अरे हम रिकॉर्ड देखते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड देखते हैं, एक्सटर्नल रिकॉर्ड देखते हैं, है ना? फिजिकली एसेट देखते हैं, उससे हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, हमने जो बुक्स में लिखा है वो एक्चुअल में है, सही है। रिलेवेंस टू कंट्रोल्स, एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स कैन कंफर्म इफेक्टिव कंट्रोल्स। कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन भी होता है ना, तो उसको लेकर के क्या होता है कि भाई आपको अ, हर कंट्रोल के लिए ना नॉर्मली एक हेड लगाया जाता है। हेड का मतलब क्या है? एक कोई बंदा जो होता है वो कंट्रोल, किसको? कंट्रोल को। मतलब कंट्रोल का जो प्रोसीजर रहता है ना, वो ऐसा नहीं रहता कि बस ऑटोमेटिक है और बस वो करता जा रहा है। कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा। तुम दिल्ली मेट्रो में गए हो क्या कभी? तुम गई हो? नहीं, गए हो दिल्ली में मेट्रो में?
दिल्ली मेट्रो का जो सिस्टम है, मतलब तुम समझो कि जैसे अ, पूरे एमपी लेवल पे कितने स्टेशन हैं और कितनी ट्रेनें चल रही हैं। सोचो उसको एकदम एकदम ऐसे कर लो कि एक शहर में चल रहा है ये भाई। समझ में आ रहा है? ठीक है। और कोई टीसी ही नहीं, टिकट चेकर कोई नहीं, लोग ही लोग हैं स्टेशन पे, ट्रेनों में सिर्फ ड्राइवर है ट्रेन। समझ में आ रहा है? लेकिन कंट्रोल कैसे है कि स्टेशन के अंदर और बाहर निकलने के जो सारे रास्ते हैं वो बंद है। आप क्या करोगे? आप पहले टिकट लोगे, या आपके पास रेगुलर है तो कार्ड ले लो, ठीक है ना, नहीं तो इंडिविजुअल टिकट लोगे, उसको टच करोगे तो वो गेट खुलेगा और तब आप एंटर हो। और वो टिकट इस तरीके से रिचार्ज होती है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन जा रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक उसमें ही रहता है। और जब निकलोगे तो फिर इसको ड्रॉप कर दो दूसरे उसमें, तो आप निकल जाओगे। अब तो वो पर्ची देती थी, पहले वो टोटल प्रॉपर प्लास्टिक टाइप का रहता था, फिर वो लोग उसको चोरी कर करके भाग गए, दो दो ले लेते थे। अब वो बहुत महंगा होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर ये तो अलग ही मैटर है। ठीक है। दो ले लिए ना, शुगर। अरे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चोरी कैसे करते हैं उसको, कि दो ले लो, एक तुम्हारा स्टेशन का, एक तुम रखे रहे। दो क्यों नहीं देंगे? कोई बंदा टिकट मांग रहा है, फिर वो स्टेशन में एंटर नहीं किया, नहीं है ऐसा। सोच के देखो ना कितने सारे रास्ते हैं। ठीक है। तो वो ऐसा, खैर क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इस पूरे सिस्टम को क्या समझा रहा हूँ। ये पूरा सिस्टम हो गया एंट्री उसका ऑटोमेटिक, लेकिन फिर भी वहां पर लोग खड़े रहते हैं। जब आप स्टेशन में एंटर करोगे ना, वहां कार्ड लगाते हो तो वो खुल जाता है, वहां पर लोग खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्रोल पूरा ऑटोमेटेड छोड़ा नहीं जा सकता, कभी कभी खराब हो जाती है वो मशीन। समझ रहे? कभी कभी किसी ने गलत कर दिया, किसी का गुम गया, कुछ भी रैंडम चीजें होती है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो उस तरीके से वो तय होता है। खैर, तो ऑथराइजेशन है ना, यहाँ पर टर्म क्या याद रखना है आपको? ऑथराइजेशन। ठीक है। एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और फिजिकली इंस्पेक्टिंग एन एसेट। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये मेन आपको याद रखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट, स्टॉक सर्टिफिकेट से आपका एग्जिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा, पर ओनरशिप या वैल्यूएशन नहीं। मतलब फिजिकल काउंट का सर्टिफिकेशन है तो उससे क्या पता चल गया कि वो है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको वेरीफाई करके क्या पता लग जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये रैंडम एग्जांपल है, आप कुछ भी ले सकते हो, ये बुक वाले हैं। और फिजिकल एसेट के एग्जिस्टेंस का आपको पता लग जाएगा जब आप उनको देखोगे, और उससे सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि वो हैं, वो एंटिटी के हैं या नहीं, इसके लिए अलग प्रोसीजर है। क्लियर है ना? इस पर इलस्ट्रेशन है, देखो। रीड करो फटाफट। ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं? ऑब्जर्वेशन, दूसरा प्रोसीजर क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए हमेशा एग्जाम्पल क्या होगा? मीनिंग क्या है? वॉचिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस को होते हुए देखना। एग्जाम्पल क्या है? इन्वेंट्री काउंट। एंटिटी इन्वेंट्री काउंट कर रही है, अपने को क्या करना है? काउंट करते हुए देखना, दैट्स इट। क्लियर है? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? इन्वेंट्री काउंट कब देखते हो? ये रेट साल की किसी भी वक्त देख लोगे तो देखो, आप 10 जून को देख लो, क्या होगा? आपको उस दिन का स्टॉक पता है ना? नहीं आ रहा समझ? तो आप कंट्रोल्स पे तो कर सकते हो कभी, कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, देख लिए मैंने। पर आप उस दिन का एग्जिस्टेंस चेक करके ये कभी भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि 31st को भी होगा। कैसे करोगे? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 30 जून को ये स्टॉक था, तो 31 मार्च को भी होगा, इस बात की जीरो गारंटी है। तो इसीलिए इसकी लिमिटेशन क्या है? कि ओनली वैलिड एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं समझे? पीपल माइट चेंज देयर नॉर्मल बिहेवियर व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। समझ में आ रहा है? आपको पता, लाइट तक का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लाइट, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ये नई खोज है, मैं थोड़ा सा वैसे उसमें देखता रहता हूँ। इंस्टा मैंने वो सब साइंस वाइंस वाले वो कर रखे हैं। आपको पता, लाइट का बिहेवियर ऑब्जर्वेशन रेलिवेंट, ऑब्जर्वर रेलिवेंट है। मैं बहुत फैसिनेट हुआ था जब मैंने सबसे पहली बार देखा। मतलब लाइट, आप देख रहे हो तो अलग बिहेव कर रही है, और आप नहीं देख रहे हो तो अलग बिहेव कर रही है। विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत सारे देखे उस पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? एकदम सुन के विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली इट इज ट्रू। ठीक है? आप देख रहे हो तो वो रैंडम होता है, और आप नहीं देख रहे हो तो वो बहुत फिक्स्ड होता है, ऐसा कुछ कुछ है। उसका पूरा एक्सपेरिमेंटेशन मैंने देखा है ना? उसमें वो पूरा एनिमेशन से एक्सपेरिमेंटेशन दिखाते हैं कि बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसमें किस तरीके से उसके थ्रू लाइट जब पास हो रही है, तो वो जो फोटॉन्स हैं या जो भी है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। खैर यार, मैं वही सब ध्यान लग गया। पॉइंट ये है कि ऑब्जर्वेशन आप जब कर रहे हो उसी समय के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और सामने वाले को पता है, तो उसका बिहेवियर वैसे भी चेंज होता है, वो ज्यादा अच्छे से करेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? आप देखो, कोई होटल वोटल का जब एडवर्टाइजमेंट आता है ऑनलाइन, तो होटल वोटल में जब वो रील के टाइम पे जब वो कस्टमर को डील कर रहे हो, तो कितने अच्छे से करते हैं। आराम, मतलब कुछ नॉर्मल में भी करते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल में नहीं करते हैं। आराम। तो ये ऐसा है। ठीक। क्लियर है ना? ये ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरा ऑडिट का तरीका है। तीसरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिस पर पूरा स्टैंडर्ड बना हुआ है। पता क्या है? मुझे ऐसे ही याद, मुझे कैसे याद हुई कि मैंने, एक तो मैंने ना, जब मैं फाइनल के टाइम पर भी था ना, तब तक मुझे याद नहीं था। समझ आ रहा है? मैंने क्या किया, एग्जाम के दिन सुबह बैठ करके सिर्फ स्टैंडर्ड और उसके नाम याद, मैंने कहा ये नाम आया तो ये वाला स्टैंडर्ड का नंबर लिखना है। आ रहा है समझ में? जिसमें मैं पास हुआ था। ठीक है? मुझे लगता है कि उसका बहुत इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक लगता है मुझे। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ पाऊँ एग्जाम की सवेरे। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि यार, मैं याद थे नहीं। ठीक है? तो मैंने कहा मैं सबके नाम रख लेता हूँ, अगर जैसे ये आया 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो ये पता तो है कि हाँ क्रिएटर के बारे में पूरे प्रोसीजर याद नहीं है,
डेटर और कंफर्मेशन के बारे में। मैंने कहा कंफर्मेशन आया तो मैं इसको कोट कर दूंगा। जैसे ऐसे 500 है, समझ में रहे। मुझे लगता है कि 60-70% क्वेश्चन कोई भी आए, आप उसको रिलेट करके ऐसे 500 के हिसाब से लिख ही सकते हो भाई। पूरे ऑडिट में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं ऑडिट एविडेंस की बात तो होगी। और अगर ऑडिट एविडेंस की बात होगी और मैं ऐसे 500 लिख दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे सर, कि देखो ऐसे 500 में भी ऐसा लिखा हुआ है। अब पॉइंट ये है कि एग्जामिनर के पास रेलेवेंट आंसर होगा, पर थोड़ा भी नॉलेजेबल होगा तो उसको पता होगा कि हाँ, ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 है। या मैं लिख दूंगा तो मैं गलत तो नहीं लिखूंगा, वो वैसे भी चेक कर सकता है, गूगल कर ले जो भी है। तो जब मैं ये लिखूंगा कि ऐसा ऐसे 500 में भी लिखा हुआ है, ऐसा ऐसे ए 500 में भी लिखा हुआ है, ठीक ठीक है, तो वो पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेगा। वो सिर्फ यही मिलाएगा कि ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड 500 है कि नहीं है। तो मेरी बात ऑथेंटिक हो जाएगी। तुम पॉइंट समझ रहे हो, मेन जिस पर बात है, ठीक है। वो तो स्टैंडर्ड, मतलब उसका तो नंबर आपको याद है तो फिर हो ही जाएगा। पर वो आपको स्टैंडर्ड की कुछ बातें हैं, अगर आप लिखोगे कि ऐसा भी लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, तो वो गलत नहीं हो, क्योंकि ये सेक्शन जैसा नहीं है कि उसमें दो तीन ही बातें हैं। ये स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, और स्टैंडर्ड में 50 बातें हो सकती है, और कोई भी एग्जामिनर चेक करते समय पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ सकता। इस लूप होल का फायदा उठा दिया। नहीं आया समझ में। एक एक आंसर में मेरे दो दो स्टैंडर्ड के रेफरेंस तो जा ही रहे थे कम से कम। कि रिलेटिव पार्टी ऐसे 550, गोइंग कंसर्न 570, आ रहा है समझ में। ठीक है, बहुत सारे इतने कॉमन है ना कि सब में लिख सकते हो। जैसे कि 580, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। क्या है कि मैं मैनेजमेंट से क्या कर लेता हूँ, लिखवा करके ले लेता हूँ कुछ चीजों की। जैसे कि इन्वेंट्री काउंट है, तो भैया आपने इन्वेंट्री काउंट किया कि नहीं करा, मुझे लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दो। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में 2500 चीजें आती हैं। तो वो 2500 चीजों के लिए मैं 580 का रेफरेंस ले सकता हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आया समझ में कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली ऑब्टेन्ड इन राइटिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। कितना बच गया? मेरे टाइम। चलो आज ओवर करें, ठीक है, कल करते हैं। इसको रीड करके आना, है ना, कल अपन लोग